हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोकी प्लस अकेडमी। आज हम एसएससी एमटीए 2024 का प्रैक्टिस सेट तीसरा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको दो प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी की सीमा परत किससे बनी हुई है? तो पृथ्वी की सीमा परत किससे बनी हुई है? सेलेनियम आयरन से, सिलिका मैग्नीशियम से, सेलेनियम और एल्युमिनियम से, या फिर सिलिका मैग्नीज से। देखिए, पृथ्वी की तीन परतें होती हैं, सियाल, सीमा, निफे। बीच वाली परत सीमा होती है, और जो सीमा जो परत बनी होती है, इसमें सी एसआई से बना होता है सिलिका, और मै से बना होता है मैग्नीशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिका और मैग्नीशियम। अभी हम देखिए पृथ्वी की परतें देख लेते हैं। देखिए, ये पृथ्वी होती है, गोल हमारी पृथ्वी है, इसके जिसमें से हमने ये परत, ये हमने टुकड़ा निकाल लिया है, तो इस तरह से हमें दिखाई देगा। ठीक है, देखो, देखिए इसकी सबसे ऊंची वाली जो परत होती है, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, उसे बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर मेंटल, और उसके बाद कोर। इसी का ही नाम है सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, इसी का क्या नाम है? सियाल, सीमा, निफे। अभी हम इसे देख लेते हैं। देखिए, ठीक है, सबसे ऊपर वाली परत होती है क्रस्ट। क्रस्ट को ही बोलते हैं सियाल, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है लिथोस्फीयर। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? लिथोस्फीयर है। और इसका घनत्व जो होता है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। इसके नीचे वाली परत बोलती है, इसे बोलते हैं मेंटल। मेंटल यानी कि इसको मेंटल बोलते हैं, या फिर इसे सीमा बोलेंगे। सीमा को ही मेंटल बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पायरोस्फीयर। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम? पायरोस्फीयर। इस मेंटल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पायरोस्फीयर। और इसका घनत्व होता है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है कोर। सबसे नीचे वाली परत कोर होती है, और इसको निफे बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है बेरी स्फीयर। क्या होता है? बेरी स्फीयर। और इसका घनत्व होता है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, याद रखेंगे भैया, घनत्व को जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है घनत्व से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन आता है कि भैया, अच्छा, इसका घनत्व 2.5, इसका 4 और इसका 11 है। अच्छा, तो पूरी पृथ्वी का घनत्व कितना होता है? तो पूरी पृथ्वी का एवरेज घनत्व लेके चलते हैं तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, अच्छा, जिसमें से सियाल एसआई से क्या होता है? सिलिकॉन। एल से एल्युमिनियम, और एम ए से मैग्नीशियम, और एफ ई से आयरन। ठीक है, ये होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक, अंजलि श्रीवास्तव, रश्मि, या फिर सोनम कात्यानी। देखिए, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार जो है वो प्रीति रजक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है प्रीति रजक। देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हमने इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड कर दिया है। और जो करंट अफेयर इंक्लूड की है वो नई करंट अफेयर है, पुरानी करंट अफेयर नहीं है। ठीक है, ये नई करंट अफेयर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो इसमें से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? नोबेल ने, एडिसन ने, डीजल ने, या फिर फ्रैंकलिन ने। देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल। देखिए, इन्हीं के पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडिश वैज्ञानिक थे। 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इनकी पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया था। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एडिसन, एडिसन थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसकी खोज की थी? बल्ब की। तो आविष्कार किया था, किसका आविष्कार? बल्ब का, ग्रामोफोन का, इलेक्ट्रिक पेन का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, इसके अलावा रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। और फिर इसके अलावा थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रॉड, बिफोकल्स, ग्लास हार्मोनिका का आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में, या मिजोरम में है? देखिए, लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है? देखिए, नाम से स्पष्ट पता लग रहा है कि ओडिशा राज्य से ओडिसी नृत्य संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिसी। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये सारे नृत्य ना, ये सारे कैसे नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और 8 कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। देखिए, कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी है मणिपुर का है, इसके अलावा सत्रिया है असम का है, ओडिसी है उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, और इसके अलावा कथकली भी केरल का है। दो केरल के हो जाते हैं, और एक लास्ट बचा है, उसका नाम है भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु का है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना? 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ
सबसे उम्र दराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना? रोहन बोपन्ना, सिमोन बोलेली, मैथ्यू एबडेन या फिर एंड्रिया वबासूरी। तो सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं रोहन बोपन्ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त घटम क्या है? प्रयुक्त घटम क्या है? घटम क्या है? ढोल है, बांसुरी है, भोपा है या फिर एक बर्तन है? यह एक मिट्टी का बर्तन है। तो घटम है क्या चीज? देखिए नाम से पता चल रहा है घटम क्या है, एक मिट्टी का बर्तन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मिट्टी का बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बेंगलोर में, जबलपुर में, भोपाल में, सतना में, कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है बेंगलोर में। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ का सही पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से कौन सा इसमें सही पूर्ण रूप है, यानी कि इसमें से आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है आपको ये बतानी है। ऑप्शन है इंटरनेशनल मनी फेडरेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मनी फेडरेशन या फिर इंडियन मनी फोरम। तो आईएमएफ की पूर्ण फुल फॉर्म क्या है इसमें से? देखिए आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, देखिए आईएमएफ का गठन हुआ था 1944 ईस्वी में। आईएमएफ का गठन हुआ था। आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 को परिचालन में आया था। गठन 1944 में हो गया था, लेकिन परिचालन में यानी कि एक्टिव कब हुआ था? 1945 में एक्टिव हो गया था। और आज आईएमएफ से 189 सदस्य जुड़े हुए हैं। कितने सदस्य जुड़े हुए हैं? 189 सदस्य जुड़े हुए हैं आज आईएमएफ से। और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है, याद रखेंगे। और इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? आईएमएफ के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइफल से निकली एक गोली में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है राइफल से निकली एक गोली में, या स्थितिज ऊर्जा होती है? देखो स्थितिज ऊर्जा तो नहीं होगी। ठीक है, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों नहीं, ये भी नहीं हो सकती। स्थितिज ऊर्जा तो नहीं हो सकती। राइफल से निकली एक गोली में कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो होती है गतिज ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत बल्ब को भरने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन, आर्गन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फिर ऑर्गन नाइट्रोजन। तो किस गैस का यूज होता है भैया विद्युत बल्ब को भरने के लिए? देखिए विद्युत बल्ब को भरने के लिए आर्गन और नाइट्रोजन का यूज होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति हैं, रक्षा प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं या रक्षा मंत्री हैं? देखिए तो भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियां हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं निम्न में से किसके मुख्य प्रकार हैं? बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं किसके प्रकार हैं? फेगोसाइट के प्रकार हैं, मोनोसाइट है, मैक्रोफेज है या फिर लिम्फोसाइट है? ठीक है, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं जो है वो लिम्फोसाइट के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, लिम्फोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है? क्या नाम है भैया उसका? एक्सरे एक्सप्लोरर, एक्स पोलरिसैट, एक्सपोसैट या फिर पोलर एक्ससैट? तो इस सैटेलाइट का जो नाम है वो है एक्सपोसैट। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एक्सपोसैट हो जाएगा। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का नाम है एक्सपोसैट। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूत है, तेहरान है, बगदाद है या मैड्रिड है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरूत। हम इसके अलावा इसमें कुछ और राजधानियां देख लेते हैं। देखिए तेहरान किसकी राजधानी है? तेहरान ईरान की राजधानी है। बगदाद किसकी है? बगदाद इराक की राजधानी है। ठीक है, तेहरान ईरान की राजधानी है, बगदाद इराक की राजधानी है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड किसकी राजधानी है? स्पेन की राजधानी है। अभी जगह बची है तो अभी और भी राजधानी देख लेते हैं। देखिए जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। जेरूसलम किसकी राजधानी है? इजराइल की है। हनोई वियतनाम की राजधानी है।
इसके अलावा अबू धाबी यूएई की यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, ठीक है। और है काहिरा, मिस्र की राजधानी है। काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। ये वाली है ना, ये राजधानियां हैं और ये देश के नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। डबलिन किसकी राजधानी? आयरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े हुए हैं? नोवाक जोकोविच किस खेल से जुड़े हुए हैं? फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल या गोल्फ? तो देखिए जोकोविच जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस से जुड़े हुए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी टेनिस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? टेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था और किसकी जगह पे किया गया था, आप ये बताएंगे। देखिए नीति आयोग का गठन पहले देख लेते हैं कब हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को, 31 मार्च 2016 को, 1 जनवरी 2016 को या फिर 31 मार्च 2015 को। देखिए नीति आयोग का गठन जो हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसकी जगह पर किया गया था? योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। योजना आयोग क्या करती थी? योजना आयोग क्या करती थी भैया? योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाती थी और ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना भारत में नहीं बनती है और क्योंकि योजना आयोग की जगह हटाकर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है। भारत सरकार का एक नीति आयोग जो है थिंक टैंकी की तरह कार्य करती है भारत सरकार के लिए। अच्छा, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नीति आयोग का मुख्यालय। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। और इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध प्रदूषक फ्लाई ऐश निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होता है? एक प्रसिद्ध प्रदूषक फ्लाई ऐश निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होता है? तेल रिफाइनरी के द्वारा, ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा, उर्वरक संयंत्र के द्वारा या फिर सीमेंट कारखाना के द्वारा? देखिए फ्लाई ऐश किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये फ्लाई ऐश जो है वो ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा उत्पादित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें से हाल ही में किस दिग्गज पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम या फिर सुरेश वाडेकर? तो लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुरेश वाडेकर को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेश वाडेकर, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है और कितनी भाषा को सूचीबद्ध किया गया? सॉरी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 18 भाषाओं को, 22 भाषाओं को, 24 को या 30 को? देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी 22 भाषाएं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक सांस्कृतिक संश्लेषण का प्रतीक है जो उसके एक सम्राट द्वारा किया गया था। यह अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया था? इसने हमसे ये पूछा है जहांगीर के शासनकाल में, औरंगजेब के में, शाहजहां के में या फिर अकबर के शासनकाल में? देखिए उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया? शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था दारा शिकोह ने, और ताकि वे मुस्लिम विद्वानों द्वारा पढ़े जा सके, ठीक है। और उसके अनुवाद को प्रायः सिरे अकबर कहा जाता था। दारा शिकोह ने जो उपनिषदों का अनुवाद किया था इनके अनुवादों को सिर ए अकबर कहा जाता था। और कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद देख लेते हैं, जैसे कि रामायण और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने फारसी में किया था। किसका? रामायण का और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किसने किया था? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। किसने किया था? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में किया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा फैजी के द्वारा पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? फैजी के द्वारा पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था फारसी में। और रजत रंगनी किसकी थी? कलहंड की थी। का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया था। रजत रंगनी का अनुवाद किसने किया था? मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने रजत रंगनी का अनुवाद किया था, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, इसके अलावा अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। इसने अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर के साथ किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में इंदौर के साथ किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया? इंदौर के साथ, इंदौर तो है ही सबसे स्वच्छ शहर। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ को, लोनावाला को, सूरत को या वाराणसी को? तो इंदौर के साथ मिला है सूरत को पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है स्वच्छ शहर का। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, और दूसरे नंबर पर आता है फिर सूरत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था भैया चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। अच्छा, बृहद्रथ कौन था? बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। बृहद्रथ, बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, पुष्यगुप्त कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक सामंत था, और इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का। अच्छा, हमने इसे लिख भी दिया है। अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त के शासनकाल में सामंत था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, पुष्यगुप्त ने। ठीक है, याद रखेंगे। और बिंदुसार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, बिंदुसार का शासन चला था वो 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासन चला था। ठीक है, भारत के द्वितीय मौर्य सम्राट थे ये, और वह चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, यानी कि मौर्य सम्राट का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरा बिंदुसार, और तीसरा अशोक। अच्छा, जिसे ग्रीक में अमित्रोचेट्स के नाम से जानते हैं। बिंदुसार को अमित्रोचेट्स के नाम से जानते हैं। जैन ग्रंथों में उन्हें सिंगसेन के रूप में जाना जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंगसेन के रूप में जाना जाता है, और ग्रीक में इनको अमित्रोचेट्स के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा था। किसको? डायमेकस को। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत था। ठीक है, और चाणक्य बिंदुसार के प्रमुख सलाहकार भी रहे हैं। चाणक्य बिंदुसार के भी प्रमुख सलाहकार रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बिंदुसार एक समर्थ सम्राट था, जो अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को मजबूत करने में सफल था। बिंदुसार, ठीक है, याद रखेंगे, बिंदुसार ने आजीविकों को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता, तो निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझा जा सकता है? जब कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूखता है, तो निम्न में से किसकी सहायता से इसे बेहतर समझा जा सकता है? ठीक है, जब कपड़े सूखने में समय लगेगा तो इसका मतलब ये है कि मौसम में आर्द्रता ज्यादा है ना, मौसम में नमी ज्यादा है, जब भी तो कपड़े सूखने में समय लगेगा। अगर मौसम में धूप ज्यादा होगी, मतलब आर्द्रता कम होगी, गर्मी ज्यादा होगी, तो फिर क्या होता है? तो फिर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, पसीना भी जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। इसका सही जवाब ऑप्शन भी आर्द्रता हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारे वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।